हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग अक्रिय तत्वों के ऊपर सवालों को करने वाले हैं। जो हमारा आवर्त सारणी में समूह संख्या 18 है, इनमें जो सारे तत्व हैं इनके ऊपर हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। हम लोगों ने आवर्त सारणी में भी समूह 18 के बारे में देखा हुआ है और इस पर आधारित प्रश्नों को भी किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे केवल इस ग्रुप के बारे में। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में हैलोजन के ऊपर सवालों को देखा था स्पेशली, वैसे ही हम लोग इस वीडियो में स्पेशली इनर्ट एलिमेंट्स के ऊपर सवालों को करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, हर सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। अब आगे बढ़े उससे पहले एक करेक्शन है जो आपको करना है। पिछले वीडियो में, हैलोजन वाले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 14 जो उसमें था, उसमें सवाल पूछा गया था कि कैल्शियम का कौन सा अयस्क है जिसमें कि फ्लोरीन है। निम्न में कौन फ्लोरीन युक्त कैल्शियम का अयस्क है। वहाँ मैंने आंसर कार्नेलाइट टिक मारा हुआ है, तो इसको आप सही कर देना। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ये आंसर टिक मारना था। फ्लोरस्पार, कैल्शियम का यहाँ पर एक ही अयस्क है और इसमें भी देखो फ्लोरीन है। यह है कैल्शियम का अयस्क फ्लोरस्पार। तो जिन लोगों ने नोटिस किया उन्होंने ठीक कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नोटिस नहीं किया होगा और उन्होंने आंसर कार्नेलाइट को ही टिक मारा होगा, जैसा कि मैंने मारा था। तो जिन्होंने नोटिस नहीं किया है वो कृपया करके ठीक कर ले। आंसर यहाँ पर बी होगा, सी नहीं होगा। अब आते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल पर। निम्न में कौन वर्ग 18 का तत्व नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह है। सबसे जो लास्ट समूह है वो है समूह संख्या 18 और ये है इनर्ट ग्रुप। जो हमारा आवर्त सारणी में पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का अंतिम समूह बोल दो या फिर पूरे आवर्त सारणी का अंतिम समूह बोल दो, समूह संख्या 18 है। इसी को हम लोग इनर्ट ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इनमें सारे जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इनर्ट हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसन, ये सारे इनमें एलिमेंट्स हैं। पूछा है कि कौन समूह 18 का तत्व नहीं है, तो टेनेसाइन नहीं है। डी हमारा आंसर हो जाएगा, टेनेसाइन। ये हैलोजन एलिमेंट है। यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर 117। समूह 18 में कुल कितने तत्व हैं। हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त हैं। हर एक आवर्त में आपको एक इनर्ट एलिमेंट जरूर दिखेगा, ठीक है। हर एक आवर्त में आपको एक अक्रिय तत्व जरूर दिखेगा। पहला अक्रिय तत्व हीलियम है जो कि आवर्त संख्या 1 में है और अंतिम है ऑर्गेनेसन जो कि आवर्त संख्या 7 में है। तो यहाँ पर 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 आवर्त है, हर आवर्त में एक अक्रिय तत्व मिलेगा, इनर्ट एलिमेंट मिलेगा, तो टोटल कितने हो गए 7। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से आवर्त में कौन सा अक्रिय तत्व है। जैसे क्रिप्टन जो है कौन से आवर्त में है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको ये सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसन। आपको ये भी मालूम होगा कि हर एक आवर्त में एक अक्रिय तत्व है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेना और काउंट कर लेना कि कौन से आवर्त में कौन सा तत्व आ रहा है। इस तरह से आप आसानी से बता पाओगे। तो इस अक्रिय समूह का जो अंतिम तत्व है वो है ऑर्गेनेसन, जिसका एटॉमिक नंबर है 118। तो ऑर्गेनेसन समूह संख्या 18 का सबसे अंतिम तत्व है और पूरे आवर्त सारणी का भी सबसे अंतिम तत्व है। परमाणु संख्या 118 है। समूह 18 के सभी तत्व हैं। समूह 18 के सभी तत्व हैं। ये सारे तत्व हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है और ऑर्गेनेसन है। मैं यहाँ पर आंसर मार रहा हूँ, सारे के सारे क्या है, गैस है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से सुनने हैं। ये एनसीईआरटी का कटआउट है, जो अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी है 2021-22 वाला, ये उसका कटआउट है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसन ये समूह संख्या 18 के तत्व हैं और सारे के सारे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैस है। सारे के सारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस है। अगर आप पुराना एनसीईआरटी उठाकर देख लो तो वहाँ पर ऑर्गेनेसन का चर्चा भी नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि समूह संख्या 18 में कितने तत्व है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तत्व तो टोटल 7 है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल कितने गैस हैं, हो सकता है आपने याद किया होगा कि टोटल इसमें 6 गैस हैं। टोटल 6 गैस है और पूरे आवर्त सारणी में 11 गैस है। आपने याद किया होगा, मैंने भी यही पढ़ाया हुआ है। पूरे आवर्त सारणी में 11 कौन कौन से, 6 तो अक्रिय, 2 यहाँ पर हैलोजन, उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और उसके बाद एक हाइड्रोजन है। टोटल कितने हो गए, 11। तो जब आप बोलते हो कि पूरे आवर्त सारणी में 11 गैस तत्व है, उसमें आप ऑर्गेनेसन को काउंट नहीं करते हो।
या फिर जब आप बोलते हो कि अक्रिय तत्व में टोटल 6 गैस है, तो वहाँ पर भी आप ऑर्गेनाइजेशन को काउंट नहीं करते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि सारे के सारे गैस है, इसलिए मैं यहाँ पर आंसर बी मार रहा हूँ। यानी टोटल जो अक्रिय तत्व है उनमें गैस है 7, टोटल अक्रिय गैसीय तत्व 7 है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर काउंट करते हैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो गैसियस एलिमेंट्स हैं संख्या में 12 है। अब बोर्ड वाले इसका आंसर 6 मारते हैं, 6 आंसर देते हैं अक्रिय समूह में टोटल गैस तत्व या 7, ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो किसको सही आंसर मानते हैं। अगर हम पूरे आवर्त सारणी में गैसियस एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल वो 11 मानते हैं या 12 मानते हैं, ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर कटआउट इसलिए लगाया हुआ ताकि मैं आपको प्रूफ दे सकूं कि मैं यहाँ पर जो गैस मार रहा हूँ आंसर वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं मार रहा हूँ। लेकिन आप मेरे से पूछें कि मुझे क्या लगता है कि एग्जाम में किसको आंसर माना जाएगा, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर अक्रिय समूह में टोटल गैस 6 है और पूरे आवर्त सारणी में 11 है। मैं 6 और 11 के साथ जाऊँगा। मुझे ज़्यादा चांस लगता है कि वो लोग 11 को आंसर सही मानेंगे, 6 को आंसर सही मानेंगे, क्योंकि भले ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे के सारे गैस हैं, लेकिन बाकी जगहों पर आपको नहीं मिलेगा कि गैस है, क्योंकि ये जो तत्व है ना, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वैज्ञानिक इनके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटा ही नहीं पाए हैं। ये भी एक पूर्वानुमान है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक गैसीय तत्व है, ये एक संश्लेषित तत्व है, सिंथेटिक एलिमेंट है और ये एक गैसीय तत्व है, ये भी एक अनुमान है। तो अलग अलग जगहों पर जो इसकी अवस्था है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है, इसीलिए हो सकता है आंसर 11 हो बोर्ड के हिसाब से या फिर 6 हो। अगर हम केवल समूह 18 की बात करें तो 6 और पूरे आवर्त सारणी की बात करें तो 11। लेकिन मान लो आप 12 आंसर टिक मारते हो, बोर्ड ने कहा कि नहीं 11 आंसर होगा, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो एनसीईआरटी के बेस पे। एक एनसीईआरटी ही है जिसके आधार पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी में कोई लाइन जो है वो लिखी हुई है तो आप उसके आधार पर जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो, अगर बोर्ड वाले ने अलग आंसर दिया तो। जैसे बोर्ड वाले ने कहा कि अक्रिय टोटल जो गैस है समूह 18 में वो 6 है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे के सारे गैस है 7 है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। बाकी किसी किताब में क्या लिखा है उसके आधार पर आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो आप कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपके लिए एक ऑथेंटिक बुक है। इसमें जो बातें लिखी हुई है उसी बातों को मान्यता दी जाती है। आवर्त सारणी में कुल नोबल गैस या अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस है। अक्रिय गैस कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि 72 कोश में, इसके परमाणु के 72 कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है हीलियम को छोड़ करके। हीलियम जो है 72 कोश में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वो खुश है। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हैं तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, ना ही ये देगा और ना ही किसी से लेगा। इसीलिए क्या है, इनर्ट है, किसी के साथ कोई रिएक्शन वगैरह ये नहीं करता। और हीलियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो खुश है। मैं यहाँ पर आंसर 7 मार रहा हूँ उसी लाइन के कारण जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखलाया था कि सारे के सारे गैस है। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है डी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब बोर्ड वाले इसका आंसर 6 मारते हैं या 7 मारते हैं ये तो बोर्ड वाले ही जानेंगे। डैश के अतिरिक्त अन्य सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन और ऑर्गेनेसन ये दोनों ही वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो रेडॉन और ऑर्गेनेसन सी हमारा आंसर। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस है। अभी आपने देखा कि रेडॉन और ऑर्गेनेसन ये दोनों ही जो है ये वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा सारे पाए जाते हैं और जो सारे पाए जाते हैं उनमें भी आर्गन सबसे अधिक है। वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस आर्गन है। समूह 18 के दुर्लभतम तत्व है। समूह 18 के जो भी तत्व हैं उनमें सबसे कम मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें है रेडॉन और जेनॉन। ये हमारा आंसर, रेडॉन और जेनॉन। डैश के विघटन से रेडॉन प्राप्त होता है। रेडॉन प्राप्त होता है रेडियम के विघटन से। रेडियम जो है ये समूह संख्या 2 का तत्व है, एटॉमिक नंबर देख लो 88 है। इसके विघटन से रेडॉन प्राप्त होता है। रेडॉन ये समूह संख्या 18 का तत्व है, अक्रिय तत्व है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियम। बी हमारा यहाँ पर आंसर। ऑर्गेनेसन के संदर्भ में गलत चुने। यह आवर्त 6 का तत्व है। हमारे आवर्त सारणी में समूह संख्या 18 में कौन कौन से तत्व है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है और ऑर्गेनेसन है। सारे के एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखने होंगे। अब देखो मैंने अभी आपसे कहा हर एक आवर्त में एक अक्रिय तत्व आपको जरूर दिखने वाला है। सबसे अंतिम कौन है, ऑर्गेनेसन है। तो ये आवर्त 7 का तत्व है। ये आवर्त 7 का तत्व है। यहाँ लिखा हुआ है आवर्त 6 का तत्व है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है।
हीलियम पहले आवर्त में, नियॉन दूसरे आवर्त में, आर्गन तीसरे में, क्रिप्टन चौथे में, जेनॉन पांचवें में, रेडॉन छठे में और ऑग्निसन सातवें में। इसकी परमाणु संख्या 118 है। सही है, इसकी परमाणु संख्या 118 है। यह आवर्त सारणी का अंतिम तत्व है। समूह 18 का भी अंतिम तत्व है, पूरे आवर्त सारणी का भी अंतिम तत्व है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ये भी सही है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये कैलिफोर्नियम और कैल्शियम के टक्कर से प्राप्त होता है ऑग्नेसन। यह प्राकृतिक रूप से पाया नहीं जाता, ये संश्लेषित तत्व है, सिंथेटिक एलिमेंट है। वैज्ञानिकों ने इसे प्राप्त किया है लैब में, इन दोनों का टक्कर करवा करके। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए भी है और डी भी है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ए और बी दोनों ही जो है यहाँ पर हमारे सही आंसर होंगे। निम्न में कौन रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है? रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है, ये दोनों ही रेडियोधर्मी है, रेडॉन भी और ऑग्निसन भी। लेकिन यहाँ पर हमें विकल्प में दे रखा है रेडॉन, तो सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा, रेडॉन। हीलियम का मुख्य औद्योगिक स्रोत है। हीलियम का जो मुख्य औद्योगिक स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को जब जमीन से निकाला जाता है और उसको अलग अलग तरीकों से प्रोसेस किया जाता है तो वहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में हीलियम गैस बनती है। तो प्राकृतिक गैस ही इसका मुख्य स्रोत है। हीलियम के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? समूह 18 में जितने भी तत्व हैं सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, केवल हीलियम को छोड़ करके। केवल हीलियम को छोड़ करके सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमसे हीलियम के बारे में पूछा है, हमारा आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो हीलियम के केस में 2 है और बाकी सारे के केस में 8 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कोश में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हीलियम के केस में 2 होते हैं और बाकी सारे के केस में 8 होते हैं। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि हीलियम के केस में 2 है और बाकी सारे के केस में 8 है। अब संयोजकता आप जानते ही हो, कोई भी तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की उसे जरूरत होती है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं उनके बाह्यतम कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, वो ना तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं और ना ही देना चाहते हैं, तो वैलेंसी 0। हीलियम के केस में हम 2 मानेंगे कि इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये इनर्ट है, ना ही ये कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ना ही ये लेना चाहता है। तो सारे ही तत्वों के लिए हम बोल सकते हैं कि जो वैलेंसी है वो 0 है। हीलियम के साथ साथ बाकी सारे जो भी है सब के लिए वैलेंसी 0 है। उत्कृष्ट गैसों के संदर्भ में असत्य है, यानी जो भी जो नोबल गैसेस हैं उनके बारे में बताना है कि कौन असत्य है। ये मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब इसकी परमाणुकता 1। ये मोनो एटॉमिक होते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें गलत चूज करना है। यानी सारे के सारे जो है एक सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि O के फॉर्म में। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि N के फॉर्म में। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि H के फॉर्म में। ऐसे ही जो हीलियम है वो सिंपली He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही नियॉन है, ऐसे ही आर्गन है, सारे के सारे मोनो एटॉमिक हैं। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो नोबल गैसेस हैं वो रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं। ये जल में बहुत कम घुलते हैं, अल्प विलय है, तो ये भी सही है। इनकी आयनीकरण ऊर्जा निम्न होती है। आयनीकरण ऊर्जा मतलब क्या हुआ, आयन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वही आयनीकरण ऊर्जा है। इसी को हम ऐसे ही बोलते हैं कि गैसियस एलिमेंट है, उसके परमाणु के बाह्यतम कोश से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। आप सीधा याद रखो कि आयन में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके उसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। और मैंने अभी आपसे कहा इनके बाह्यतम कोश में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद नहीं करते और ना ही लेना पसंद करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आप चाहते हो कि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल ले। अगर आप ज़बरदस्ती चाहोगे इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से, जबकि ये देना नहीं चाह रहा है, तो डेफिनेटली आपको ताकत जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी एनर्जी आपको यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इनकी आयनीकरण ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है, ना कि निम्न होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका कोई भी वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है? जो अक्रिय तत्व है वो अक्रिय क्यों कहलाते हैं यहाँ पर? क्योंकि वो कोई यौगिक नहीं बनाते हैं, कोई यौगिक वो नहीं बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन उनको लेना नहीं है, इलेक्ट्रॉन उनको देना नहीं है, इसलिए वो यौगिक नहीं बनाते हैं। जब यौगिक का निर्माण होता है वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है,
शेडिंग होता है, यही सब होता है। बट इनको तो चाहिए नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठे हुए हैं ये, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के खुश है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर जेनॉन है इसके कई सारे कंपाउंड्स जो है देखने को मिलते हैं अक्रिय होने के बावजूद भी। क्रिप्टन का ये एक मिलता है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है। लेकिन ऊपर के जो ये 3 हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके कोई वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है। मतलब ऐसा कोई यौगिक नहीं है जिनके बारे में वैज्ञानिक जो है डिटेल से स्टडी कर पाया हो। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछे किसका होता है तो जेनॉन का होता है। निम्न में कौन रंगहीन ठोस पदार्थ है जो 298 केल्विन ताप पर आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाता है? जो ठोस पदार्थ है ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है, मतलब हम गर्म करेंगे इसको और सीधा ये बिना द्रव अवस्था में आए गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे देख लो, यही सारे जो है ये जेनॉन के कंपाउंड्स है। इस टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में ये होते हैं, रंगहीन है, गर्म करेंगे तो सीधा ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनमें से सभी हमारा आंसर। हीलियम को गुब्बारों में भरा जाता है, हाइड्रोजन को नहीं। क्योंकि हीलियम जो है हल्की गैस है, लेकिन हल्की गैस तो हाइड्रोजन भी है। इनफैक्ट हीलियम से ज़्यादा हल्की गैस हाइड्रोजन है, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को नहीं भरते हैं। कारण ये है कि जो हाइड्रोजन है ये ज्वलनशील है, लेकिन हीलियम ये अक्रिय है, ये ज्वलनशील नहीं है। हमारा आंसर यहाँ पर जो बेस्ट विकल्प होगा यहाँ पर ए होगा। यहाँ पर देखो ये अक्रिय गैस है, ये भी ठीक है, अक्रिय गैस है, ये भी आप आंसर मार सकते हो जब ये ना रहे तो। लेकिन हमें यहाँ पर एक विकल्प चूज करना है तो हम सबसे बेस्ट विकल्प यहाँ पर चूज करते हैं। हम यहाँ पर ए के साथ जाएंगे और ये बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो है ये ज्वलनशील है, हीलियम ज्वलनशील नहीं है, इसीलिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। हल्की गैस है ये तो फैक्टर है ही, लेकिन ये फैक्टर जो है हाइड्रोजन के साथ भी है, तो ये दोनों में कॉमन है। जो कॉमन नहीं है वो ये है कि ये एक जो है हाइड्रोजन ये ज्वलनशील है और हीलियम ये ज्वलनशील नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर। हीलियम का उपयोग किया जाता है। हीलियम का उपयोग किया जाता है चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंब में, यानी कि MRI में, MRI मशीन में मैग्नेट को ठंडा करने के लिए। MRI का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो MRI का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये भी लिखिए कि इसका क्या उपयोग है। ऐसे ही NMR स्पेक्ट्रोमीटर है, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो नाभिक है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए। तो यहाँ भी जो चुंबक इस्तेमाल किए जाते हैं उसको ठंडा करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। यहाँ पर गैस छूटा हुआ है, गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टर यानी कि गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ भी हीलियम का इस्तेमाल एज ए कूलेंट होता है। इनमें से सभी हमारा आंसर। गोताखोरी के उपकरणों में कौन सी गैस होती है? जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र की काफ़ी गहराई में जाते हैं, वो अपने साथ एक सिलेंडर कैरी करके ले जाते हैं। इनमें जो गैस भरी होती है वो होती है मिश्रण हीलियम और ऑक्सीजन की। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण इसमें होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम क्यों, नाइट्रोजन क्यों नहीं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। नाइट्रोजन अगर आप ज़मीन पर हो तो नाइट्रोजन जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस भी पहुंचती है, बट ब्लड में नहीं घुलती है। वो ब्लड में वो सल्यूबल नहीं है, बहुत ही कम सल्यूबल है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं जो वायुमंडलीय दाब है वो बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है। तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो नाइट्रोजन ये गैस है ये ब्लड में घुल जाती है। ब्लड में घुल जाती है, जो फैट्स होते हैं उनमें ये गैस घुल जाती है। तो नीचे जाने पर हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन ब्लड में घुल चुकी है। जब ये गोताखोर वापस से ज़मीन पर आएगा तो क्या होगा, सारे के सारे नाइट्रोजन जो गैस में जो ब्लड में घुले हुए हैं सारे के सारे फिर वो बाहर आने लगेंगे और ये बबल्स के फॉर्म में आते हैं। बबल्स के फॉर्म में बॉडी से बाहर नहीं आते हैं, ब्लड से बाहर आते हैं। नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं। ये बबल्स जो है काफ़ी पेन देता है गोताखोर को। इससे ज्वाइंट्स, ब्रेन, चेस्ट, हार्ट काफ़ी कुछ इफेक्ट होता है इन नाइट्रोजन बबल्स के कारण। इस स्थिति को हम लोग, इस प्रॉब्लम को, समस्या को हम लोग बेंड्स बोलते हैं, बेंड्स। डैश का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है। इस तरह के आप लोग बोर्ड्स देखते होंगे, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स। तो यहाँ पर जो लाइट्स लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, उनमें नियोन गैस भरी होती है, यानी कि ये सारे नियोन बल्ब होते हैं। सी हमारा यहाँ पर आंसर है। नियोन गैस उन बल्बों में भरी होती है। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब में डैश गैस भरी जाती है। अब तो इस बल्ब का इस्तेमाल भी नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन पहले काफ़ी होता था। तो इसमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। तो आर्गन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आर्गन ये अक्रिय तत्व है, तो अगर मान लो ऑक्सीजन इसमें होता तो टंगस्टन को ख़राब कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता। आर्गन इनर्ट है तो टंगस्टन को कोई दिक्कत नहीं है। विलियम रैमसे ने खोज की।
यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो विलियम रैमसे ने नियोन, आर्गन, क्रिप्टन इन सब की खोज की। विलियम रैमसे के साथ साथ और भी वैज्ञानिक के नाम आते हैं इन सब की खोज के लिए, लेकिन विलियम रैमसे जो है इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है अक्रिय गैसों की खोज के लिए, इसीलिए ज़्यादा चांस है इन सारे के खोज के लिए अगर नाम पूछा गया तो विलियम रैमसे आपको एक विकल्प में दिख जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सॉरी माफ़ करना, डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हीलियम की खोज किसने की? हीलियम की खोज की लोकेयर ने। यहाँ भी जो है लोकेयर के साथ साथ विलियम रैमसे का नाम दिया जाता है, तो जो विकल्प में दिख जाए उसको आप टिक मारेंगे। हेनरी कैवेंडिश ने खोज की हाइड्रोजन की, सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की और रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की। ब्रह्मांड में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, ब्रह्मांड में जो गैस सबसे अधिक पाई जाती है वो है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर है हीलियम। बी हमारा आंसर। हीलियम का उपयोग किया जाता है, हीलियम का उपयोग किया जाता है वायुयान में टायरों में भरने के लिए, क्योंकि हीलियम जो है वो हल्की गैस है और अज्वलनशील भी है। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए गुब्बारों में हीलियम गैस को भर करके उड़ाया जाता है। दमा रोगी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके दिया जाता है। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को भी मिक्स करके दिया जाता है। तो इनमें से सभी। निम्न में कौन सा अक्रिय तत्व सबसे अधिक यौगिक बनाता है? मैंने अभी आपसे कहा सबसे ज़्यादा जेनॉन। निम्न में से किसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है? रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है रेडॉन का इस्तेमाल। निम्न में कौन एक दुर्लभ गैस नहीं है? दुर्लभ गैस हम लोग उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस को ही बोलते हैं, तो फ्लोरीन यहाँ पर नहीं होगा, फ्लोरीन ये हाइड्रोजन है। बाकी ये सारे दुर्लभ गैस है, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, इनर्ट गैस है, जो मन करे वो बोल दो। निम्न में कौन एक शून्य समूह का सदस्य नहीं है? जो समूह संख्या 18 है इसी को हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं और 8A भी बोलते हैं, ये सारे बोल सकते हैं। पूछा है कि कौन एक शून्य समूह का सदस्य नहीं है? ये है आयोडीन। आयोडीन ये हाइड्रोजन एलिमेंट है। क्रिप्टन की परमाणु संख्या है, नियोन की परमाणु संख्या है 10, आर्गन की परमाणु संख्या है 18, क्रिप्टन की परमाणु संख्या है 36 और जेनॉन की परमाणु संख्या है 54। सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये सारे सवाल थे समूह संख्या 18 में जो तत्व है उनके ऊपर। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।